15 फेब को इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम्स के लिए आज मैं तुम्हें ऐसे पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स बताने वाली हूं जिससे तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होगा बोर्ड एग्जाम्स में। तुम्हारे ही आंसर जो तुम्हें मैंने लिखने के लिए बोले थे उन्हीं को एनालाइज करके मैं तुम्हें सारी मिस्टेक्स बताऊंगी जो तुम्हें नहीं करनी। एनालिटिकल पैराग्राफ में हमें लाइंस छोड़नी है कि नहीं छोड़नी, ब्लू पेन यूज करना है, ब्लैक पेन यूज करना है, बहुत सारे डाउट्स हैं। एक एक करके बच्चों सारे रिजॉल्व करूंगी। ध्यान से ये वीडियो देखना और जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें इन सब चीजों में डाउट है बेटा उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि पूरे साल बेटा तुमने केवल बोर्ड एग्जाम्स को पढ़ने के लिए, उसका पेपर लिखने के लिए मेहनत करी है, तो थोड़ी सी भी भूल चूक ना हो। तो इसीलिए सारी बातें आपको बेटा एक एक करके मैं बताती हूं, ठीक है। सबसे पहले बात करती हूं मैं पहली टिप की, जो है फॉर्मेट की। बच्चे इतनी बार बताने के बाद भी ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं फॉर्मेट में जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको बेटा फॉर्मेट का डायरेक्ट मार्क्स मिलता है। अगर आप एग्जामिनर का माइंडसेट समझो तो जो बच्चा फॉर्मेट ठीक लिखता है एग्जामिनर के माइंड में उस बच्चे की अच्छी इमेज होती है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा है मतलब आप अवेयर हैं कि आपको लेटर का फॉर्मेट, एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट मालूम है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट है, मैंने तुम लोगों को लेटर लिखने के लिए बोला था कल, तो उसने पहले ये लिख के मुझे भेजा, फिर मैंने उसे दोबारा लिखने के लिए बोला, तब उसने करेक्ट करके भेजा। देखो बेटा फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मैंने हर बार बताया है कि जो भी लेटर लिखो बेटा बिल्कुल लेफ्ट जो तुम्हारी मार्जिन है ना उससे उसके साथ 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 चलना चाहिए सब कुछ। सेम ऐसे ही तुम्हें एनालिटिकल पैराग्राफ में भी करना है। बिल्कुल जो तुम्हारा लेफ्ट मार्जिन है उसके साथ साथ ही सारा कुछ लिखना है। कोई भी चीज आगे या पीछे नहीं लिखनी है। जैसे यहाँ पे डियर सर के बाद इतनी स्पेस छोड़ दी है, स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग हैज टू बी लेफ्ट आइडेंटेड, मतलब होता है ना कि लेफ्ट साइड में होना चाहिए। इंडेंटेशन बोलते हैं इसको, कि लेफ्ट साइड में बेटा सारा का सारा होना चाहिए। तो जब उसने करेक्ट करके लिखा नाउ दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट, और ऐसे आपको बेटा करना है और फॉर्मेट आपको पूरे 1 मार्क देकर के जाएगा। तो बहुत अच्छे से फॉर्मेट्स रट लेना। राइटिंग सेक्शन पूरा मैंने कराया, उसके वीडियो में नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। बात करते हैं बेटा दूसरी मिस्टेक जो बच्चा करता है एनालिटिकल पैराग्राफ में, वो बस यही कंफ्यूज होता है कि मुझे लाइन छोड़नी है या नहीं छोड़नी। बेटा मेरी बात सुनना, आप तुम्हें लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू लीव अ लाइन। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा पैराग्राफ आया जिसमें बोला है कि इन सपोर्ट ऑफ द डिसीजन और अगेंस्ट द डिसीजन लिखना है, तो कई बार ऐसा होगा कि जब आपने पहले इन सपोर्ट ऑफ डिसीजन लिखा तो मान लो आपने 3-4 लाइन लिखी और आपका खत्म हो गया और वो यहीं पे खत्म हो गया। तो अब इस केस में बेटा आप अगेंस्ट द डिसीजन भी उसी के आगे तो नहीं लिख सकते, आप नेक्स्ट लाइन से लिखोगे। यानी आप न्यू लाइन में शिफ्ट करोगे लेकिन लाइन लीव नहीं करोगे। मतलब ऐसा नहीं करोगे कि अब तुम्हें अगेंस्ट द डिसीजन लिखना है तो बीच में पहले तुम पूरी एक लाइन छोड़ोगे और उसके नीचे अगेंस्ट द डिसीजन लिखोगे। जहां पे तुम्हारा पहला वाला सपोर्ट खत्म हुआ है उसी के जस्ट नीचे वाली लाइन से बिल्कुल लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो तुम न्यू लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, बट एज सच तुम्हें बेटा कोई स्पेस छोड़ने की, लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। आया ना समझ में? अगर तुम्हें सपोर्ट ऑफ डिसीजन में तुमने 3 लाइन्स लिखी और वो यहाँ पे खत्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइन के इतने पे वो खत्म हो गया, तो अब तुम्हें एक और लाइन छोड़ के दोबारा नहीं लिखना है, जस्ट उसके नेक्स्ट वाली लाइन से लिखना है। ये होता है एनालिटिकल पैराग्राफ में। एज सच आपको कोई स्पेस नहीं छोड़नी है। जब आपकी लाइन खत्म होती है उसकी जस्ट नेक्स्ट लाइन से आप लिख सकते हो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो। अदर देन दैट सब कुछ बिल्कुल सॉर्टेड है। तुम्हें कोई भी बेटा लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। सीबीएसई टॉपर की भी आंसर शीट तुम देख सकते हो, वैसा ही आंसर किया हुआ है। नेक्स्ट बेटा आता है अटेम्प्ट का सीक्वेंस। सबसे बड़ी परेशानी, मैंने अपनी लाइफ में खुद तो मतलब हमेशा टॉप किया ही है, बट और भी जितने टॉपर्स की आंसर शीट देखी है, मोस्ट ऑफ द केसेस में बेटा टॉपर सबसे पहले राइटिंग या रीडिंग सेक्शन, राइटिंग या तुम्हारे लिटरेचर सेक्शन में से एक क्वेश्चन, एक सेक्शन अटेम्प्ट करता है। रीजन, लेंदी होते हैं ये सेक्शंस, तुम पढ़ के जाते हो इन्हें। अब राइटिंग सेक्शन, जैसे मैंने अपने पूरे टाइम हमेशा राइटिंग सेक्शन सबसे पहले सॉल्व किया है, और हमेशा टाइम को 2 घंटा 40 मिनट लेके चलो। तुम्हारे पास 3 आवर्स का टाइम नहीं है, 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स का टाइम है। तो मैं क्या करती थी, राइटिंग सेक्शन उठाया, स्टार्ट के 40 मिनट्स राइटिंग सेक्शन को डिवोट करे। उस 40 मिनट में तुमने अपने एनालिटिकल पैराग्राफ लिख लिया, लेटर लिख लिया, सारा कुछ लिख लिया, अपने मार्क्स यहाँ पे बेटा फिक्स कर लिए, है ना। उसके बाद बेटा अगर तुमने उठाया लिटरेचर, तो लिटरेचर तुम्हारी वैसे भी 40 नंबर की आनी है, तो लिटरेचर पोर्शन में भी बेटा तुम 60 मिनट्स लगा सकते हो। या अगर तुम्हारा राइटिंग सेक्शन में केवल 30 मिनट लगेगा, क्योंकि ज्यादा तो होता नहीं, एनालिटिकल पैराग्राफ है और लेटर होता है, तो ये अगर तुम कर लिया तो लिटरेचर सेक्शन में 60 मिनट्स लगा सकते हो। फिर ग्रामर करो और लास्ट में अनसीन पैसेजेस करो बेटा, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो तुमने
कभी देखे नहीं होंगे, वहां पे तो रैंडम कोई भी पैसेज आ जाएगा, तो वो लास्ट में सॉल्व करो जब तुम्हें लगे कि मैंने बाकी सारा पेपर अपना बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया है। स्पीड पकड़ के कोई भी टॉपर की आंसर शीट उठाओ, वो हमेशा राइटिंग सेक्शन या लिटरेचर सेक्शन में से एक करता है, क्योंकि पढ़ के गया होता है। और इसमें ना बेटा सोचना पड़ता है, आंसर फॉर्मेशन करनी है, आंसर्स लिखनी है, राइट आंसर्स बनाने हैं, उसमें टाइम लगता है, हल्का सा सोचना पड़ता है। तो इसीलिए मैं यही रिकमेंड करूंगी कि राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन से करो, और उसमें से भी कर सकते हो तो लिटरेचर पहले कर लो, फिर आखिरी में अनसीन पैसेजेस करो, और 20 मिनट जो बच रहे हैं उसको बचा लो अपने लिए, ताकि भगवान ना करे तुम्हारा कुछ छूट गया बीच में, और इफ यू मिस आउट ऑन एनीथिंग यू कैन एटलीस्ट राइट, बिकॉज यू विल हैव टाइम, तुम्हारे पास समय रहेगा। अगला मिस्टेक क्या करता है बच्चा, वर्ड लिमिट फॉलो नहीं करता। ये टॉपर की आंसर शीट है 2024 बोर्ड्स की, तो ये तुम्हारे 3 मार्कर वाले आंसर है। तो अब अगर तुम इस नोटबुक को देखो तो ये बच्चे की राइटिंग कैसी, बहुत खुली खुली हैंड राइटिंग है। तो तुम अगर 6-7 लाइंस लिखते हो तो मोर देन सफिशिएंट है बेटा, कोई मार्क्स नहीं कट करता। ये मत सोचा करो मैं 1 पेज लिखूंगा तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तुम्हारे पास बेटा 3 आवर्स ही है, तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे आंसर्स तुम लिख सकते हो, ऑल्दो इस बच्चे ने भी हल्का सा थोड़ा ज्यादा लिखा है, बट ठीक है, इस तरीके से आंसर्स लिखो एग्जैक्ट वर्ड लिमिट्स को फॉलो करके। दूसरी चीज क्या है, कीवर्ड्स अंडरलाइनिंग। जिस बच्चे ने पोम पढ़ी है मुझसे, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसने भी पढ़ा होगा, एग्जैक्ट कीवर्ड्स मैंने बताए थे कि फायर फ्रॉम माउथ, इट वॉज अ ह्यूज ड्रैगन, हैड शार्प टीथ, डैगर्स ऑन हिज टोज, और चिमनी, वो क्या है, फायर चिमनी आउट ऑफ हिज नोज। ये सारे कीवर्ड्स बताए थे ना तुम्हें, तो ये देखो ये सारे एग्जैक्ट कीवर्ड्स उस बच्चे ने यहाँ पे लिखे हैं। और बच्चे का दूसरा डाउट होता है कि दीदी मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन कैसे करूं। या तो बेटा तुम एग्जैक्ट सेम पेन से अंडरलाइन कर सकते हो, ब्लू है तो ब्लू पेन से अंडरलाइन करो, या फिर तुम पेंसिल से भी अंडरलाइन कर सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होने वाले, ठीक है। तो अंडरलाइन कीवर्ड्स, यूज ब्लू पेन और पेंसिल, और टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं 3 मार्कर्स में, आपको ज्यादा बातें नहीं घुमानी है। अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया ऑजिबल का, तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि वॉज अ फैट एंड शॉर्ट मैन, और कैसे था, ही डिड नॉट लुक लाइक एन एजेंट, बिल्कुल दिखता नहीं था, ऑल्दो ही वॉज क्विक विटेड और शार्प माइंडेड, या फिर एजाइल। तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, एंड ही हैज नो एयर ऑफ मिस्ट्री अराउंड हिम। तो डायरेक्ट आंसर्स लिखते हैं, आप बातें नहीं घुमाते इसमें, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं। आई होप आपको ये वाला पोर्शन बेटा क्लियर हुआ होगा। टू द पॉइंट आंसर्स, अंडरलाइन करो कीवर्ड्स, जैसे टीचर ये देखेगा वो बाकी सारी चीजें इतना ध्यान नहीं देगा, तुम्हें पूरे 3 मार्क्स देगा। वोकैबुलरी के मार्क्स हैं, इसीलिए बार बार बोलती हूँ ये कीवर्ड्स रटो, क्योंकि इसके तुम्हें नंबर मिलेंगे, हाफ मार्क्स अलॉट होते तुम्हें वोकैबुलरी के, तो इसलिए अच्छे कीवर्ड्स लिख के आओ। नेक्स्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लॉन्ग आंसर्स का। दीदी लॉन्ग आंसर्स लिखने कैसे हैं? सारे बच्चे एग्जाम्स में लॉन्ग आंसर्स गलत करके आते हैं। देखो सबसे पहले बेटा जब लॉन्ग आंसर्स है ना, उसके फॉर्मेट अभी तुम्हें समझने पड़ेंगे, क्योंकि पहले तो नॉर्मल लॉन्ग आंसर आता था, अभी लॉन्ग आंसर में कभी स्पीच आ जाता है, कभी आर्टिकल आ जाता है, कभी बेटा तुम्हारा आ जा रहा है पैराग्राफ बेस्ड, कभी डायरी बेस्ड। तो वैसे एक लाइव होनी है मेरी, वो तो मैं लिंक डाल दूंगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वो लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एक्सट्रैक्ट बेस सब पर है। तो जब आंसर्स लिखो तो सबसे पहले अगर तुम्हें कभी भी क्वेश्चन दिखे, डू यू बिलीव दैट ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस साइंटिस्ट, जब डू हो गया, डज हो गया, इज से क्वेश्चन आता है बेटा, सीधा यस और नो और आगे का स्टेटमेंट चेपना है। याद रखना ये चीज, क्योंकि यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है कि डू यू फाइंड ऑजिबल, या फिर डू यू फाइंड ग्रिफिन डिसऑनेस्ट। तो डू यू फाइंड ग्रिफिन डिसऑनेस्ट, यस और नो, तो आपको लिखना है यस, ठीक है। यस और नो है ना, यस और उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। और जब आप पे नॉर्मल कोई बात पूछी जाए तब आप उसको एक्सप्लेन करोगे डायरेक्टली, लेकिन इस वाले डू, डज, इस वाले क्वेश्चंस में बेटा सीधा यस और नो और उसके बाद आप आंसर्स लिखोगे। दूसरी चीज, आपके पास जो फॉर्मेट है, डायरी का फॉर्मेट क्या है, स्पीच का फॉर्मेट क्या है, आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है, और आपके पैराग्राफ का फॉर्मेट क्या है आंसर राइटिंग का, वो सारे आप एक बार बेटा देख लोगे। तीसरी चीज, इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल रिपीट नहीं करनी है। अगर आपने कोई चीज लिखी है पैराग्राफ में तो डू नॉट रिपीट दैट इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम्स। एक बार आपने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल sermon at बनारस का क्वेश्चन आ गया कि आप बताओ कि कैसे डेथ एक पार्ट ऑफ लाइफ है। सो आप लिख सकते हो, वी कैन नॉट एस्केप द साइकिल ऑफ डेथ, डेथ इज इनएविटेबल,
है ना, वो इनएविटेबल है, हम उसको वो नहीं कर सकते, एस्केप नहीं कर सकते उस साइकिल को। तो आप रिपीट मत करो। आप अगर आपके पास कीवर्ड्स या फिर आइडियाज लिमिटेड हैं तो उसको सिनोनिम करके घुमा फिरा के दूसरे लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, बट आइडियाज को रिपीट मत करो। इसीलिए बोलूं मल्टीपल कीवर्ड्स को रट लो ताकि तुम क्या ना कर पाओ, ये वाला सिचुएशन ही तुम्हारे पास ना आए। और लॉन्ग आंसर बेटा एग्जैक्ट 120 वर्ड्स, जिसको नहीं समझ आता है 120 वर्ड कितने होते हैं, तो ये समझ लो कि पूरा जो तुम्हारा एक पेज होता है ना, उतना तो मिनिमम तुम्हें लिखकर आना ही है अपने लॉन्ग क्वेश्चन में। जो आंसर शीट का 1 पेज होता है वो पूरा बेटा भर के आना है, ये हो गया आपका मिनिमम। और जहां पे भी तुम्हें फ्लेक्स करने बने, जहां पे भी फ्लेक्स करने बने, तो ऑथर का नेम, राइटर का नेम, पोएट का नेम लिख लेना, अच्छी बात है। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर तुम कहीं पे इनकॉर्पोरेट कर पाओ, तुम्हें लगे कि इस तरीके का क्वेश्चन है कि मैं इनकॉर्पोरेट कर सकूं, तो आप कर सकते हो इससे, और जो एग्जामिनर उसको लगता है कि तुम्हें डीप अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जो लास्ट आपके लिए मैंने एक सारी चीजें यहाँ पे बता दी। बच्चे का क्वेश्चन होता है दीदी ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, मैं बोलूंगी मत करो, कोई फायदा नहीं है रिस्क लेने का, आपको अंडरलाइन करना है, यूज पेंसिल। आंसर पॉइंट्स में कर सकते हैं, कभी भी नहीं, नेवर एवर यू विल अटेम्प्ट एनी आंसर्स इन पॉइंट इन इंग्लिश, दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर्स नहीं करेंगे इंग्लिश के, बिल्कुल भी इंग्लिश के आंसर्स पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए बेटा, ये दिमाग में रखना। आप हमेशा पैराग्राफ्स के फॉर्म में आंसर्स लिखेंगे। तीसरा, मार्जिन ड्रॉ करना है, मस्ट। मैं तो कह रही हूँ अगर तुम्हारे आंसर शीट में बने आते बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज मार्जिन्स ड्रॉ कर लो, ताकि जब लेटर टू द एडिटर लिखो, राइटिंग सेक्शंस अटेम्प्ट करो, तो तुम्हारे पास एक ऐसा पता हो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ये चीजें ध्यान रखना। न्यू पेन, बच्चे क्या करते हैं, न्यू पेन लेके जाते हैं जिन्होंने आज से पहले चलाया ही नहीं होता है। डोंट डू दैट। 2-3 दिन पहले सेम पेन से लिखो, बार बार लिखो, ताकि यू गेट यूज टू ऑफ दैट पेन, और तुम्हें वहां पे बहुत ज्यादा न्यू ना लगे, तो उसको लिखो। कई बार क्या होता है, न्यू पेन होता है, इंक भी नहीं चलती, तो वो मिस्टेक मत करना। वही पेन यूज करो बेटा जो तुम्हें यूज टू हो लिखने की, क्योंकि वहां पे प्रेशर में वैसे ही तुम्हें स्पीड नहीं बनेगी। दूसरी चीज होती है, बच्चा पूछता है कि दीदी पोएट एंड ऑथर के नेम हमें हर एक आंसर में लिखना है क्या? फॉर एग्जांपल कोई 3 मार्क का आंसर आ गया या कोई 6 मार्क का आंसर आ गया, हर एक में लिखना है? नहीं बेटा, 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, बाय द टाइम तुमसे पूछा नहीं है। लेकिन 6 मार्क्स में भी कंपल्शन नहीं है बेटा, लेकिन अगर तुम्हें आता हुआ तो कर देना और अच्छे नंबर मिल जाएंगे, है ना। अगर आता हुआ तो तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें बोला है। वैसे मैंने जितना नोटिस किया है रिसेंटली, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें ऑथर के नेम ऑलरेडी तुम्हें दिए होते हैं, और तुमसे बोला जाता है कि इसको अब एक्सप्लेन करो, इस सिनेरियो को एक्सप्लेन करो, इन 2 इंस्टांसेस को क्या करो, कंपेयर करो। तो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है बेटा गलत मत लिखना, क्योंकि फिर फालतू में नंबर कट जाएंगे। और 3 मार्क्स में ऐसा इंक्लूड करने की तो बेटा बिल्कुल जरूरत नहीं है, बाय द टाइम इट इज नॉट बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये कुछ टिप्स हैं ध्यान रखने वाली। इसके अलावा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना, बस एक बात ध्यान रखना है कि जितना आपने पढ़ाई करी वो सब एक तरफ, लेकिन पेपर प्रेजेंट करते हुए, पेपर लिखते हुए बेटा जितना आपको आता है, अपना दिमाग लगा के, जितनी इंग्लिश आपने कभी लाइफ में सीखी होगी, जो भी आपको लगता है कि मैं इस कीवर्ड को लिख सकता हूँ। आपके पास लॉन्ग आंसर्स में कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जा रहे हैं जिसमें आपसे आपका ओपिनियन पूछा है, तो कीवर्ड्स को रट लो मल्टीपल टाइम्स। लास्ट मेरा तुम्हें यही सजेशन है, एक पेपर बनाओ, रट लो। मैंने पूरे तुम्हारा सिलेबस केवल कीवर्ड्स के बेसिस पे फिनिश कराया। कीवर्ड्स को इतनी बार वीडियोस में रिपीट किया कि तुम्हें याद हो जाएगा, हर एक कैरेक्टर का कीवर्ड, हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, वो सब बेटा मल्टीपल टाइम्स रट लो, ताकि जब आंसर्स लिखने को हो तो तुम्हारे पास कोई टेंशन ही ना हो, इतने कीवर्ड्स हो कि तुम आंसर्स लिख लो। ठीक है, बाकी बहुत अच्छे से पेपर करके आना, स्पीड पकड़ के चलना, लेट मत होना। पेपर बहुत आसान आता है, बहुत आसान पेपर आएगा, मैं फिर से तुम्हें बता रही हूँ, बिल्कुल भी टफ पेपर नहीं होता। एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं उनको रीड कर लेना बेटा, बहुत घुमाते हैं वो, तो जब पढ़ोगे तो देख लेना। 2 नंबर का है तो 2 लाइन 3 लाइन, उससे ज्यादा ज्ञान लिखने की जरूरत नहीं है उस पर। 1 मार्क का है तो सीधा वर्ड नहीं लिखना, 1 लाइन लिख के एंड करना है। ठीक है, तो बेटा थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।